मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 21 तारीख 12वां महीना 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12 से 1 शिफ्ट का। इस वीडियो में हम बताएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन और कोशिश ये करेंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इंटरनेट और भी कई ऐसे चीजें हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। शॉर्टकट की हो गया, फॉर्मूला से रिलेटेड हो गया, कोई ऑप्शन से रिलेटेड हो गया, ये सारे चीज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आती है उस चीज को हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे फंक्शन या फिर फीचर्स काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और जितने भी सारे चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको बताएं कि उससे हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल बताएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैपिंग के लिए इनमें से कौन करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैपिंग कौन करता है, तो इसके लिए फाइल मैपिंग के लिए फाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में खास करके इस्तेमाल करें तो। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोसेसर का प्रकार नहीं है। तो इसमें देखिए 4 अलग अलग तरह का ऑप्शन दिए हुए, जेपीजी, मेडिटेक, स्नैपड्रैगन और पेंटियम। ये 4 तरह का ऑप्शन में आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जेपीजी जो है वो फोटो का प्रकार होता है, तो उससे प्रोसेसर से रिलेटेड हो ही नहीं सकता है। अब प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो जो इनपुट को प्रोसेस करके यानी कन्वर्ट करके फिर आपको आउटपुट में दो, वो आउटपुट में दे, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर माइक के थ्रू कुछ साउंड आप दे रहे हैं, उसे आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन बीच में इस्तेमाल किया जाता है उसी के लिए प्रोसेसर का, उसी को प्रोसेसर कहते हैं। तो मेडिटेक देख रहे हैं, स्नैपड्रैगन देख रहे हैं, पेंटियम देख रहे हैं। पेंटियम जो है इंटेल का, बहुत सारे नाम सुने होंगे बहुत सारे लोग, तो उसी का एक ब्रांड है, उसी का नाम है। तो प्रोसेसर का ये 3 जो है और 2, 3, 4 में जो लिखा हुआ वो प्रोसेसर का नाम है। और पहला में जो देख रहे हैं यहाँ पर से जेपीजी देख रहे हैं, वो फाइल फॉर्मेट होता है फोटो का, तो वो ऑप्शन में इसका आंसर वो नहीं होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है 3 नंबर की IPv4, यानी कि यहाँ पर से बताया गया है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो कई बार पढ़ेंगे आगे चल के जरूर। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जरूर ये इंटरनेट से रिलेटेड जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। IPv4 के रेफरेंस एड्रेस साइज क्या होता है, तो यहाँ पर से देखिए IPv4 है तो इसका रेफरेंस साइज 32 बिट होगा। तो चलिए आपको थोड़ा सा IPv4 के बारे में आपको बताते हैं कि क्या होता है और कैसे चीजें होती हैं इसके रिलेटेड। IPv4 के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पर से गूगल को ओपन किए हैं, यानी कि इंटरनेट से आपको हम सर्च करके बताएंगे। तो हम जैसे यहाँ पर से लिख रहे हैं IPv और उसके बाद 4 लिख रहे हैं और इंटर बटन प्रेस कर दिया। और इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर से इसके बारे में बता रहा है। सबसे पहला नंबर तो IPv4 है क्या, तो इंटरनेट एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने पास लाते हैं। अब बताते हैं यहाँ पर से 4 का मतलब यह है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि आईपी का मतलब तो सब लोग को पता होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बट यहाँ पर से भी और 4 का मतलब क्या होता है, वर्जन 4। और आप इससे बता देते हैं कि ये सबसे पहला नंबर इस्तेमाल किया गया था 1983 में, 1983 में इस्तेमाल किया गया था अपर्णा नेट के जरिए। और इसे डेवलप करने की अगर हम लोग बात करें तो इसे डेवलप करने वाला DARPA इसका नाम है कंपनी का, उसे भाई इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में। अगर इसका पर्पस आपको तात्पर्य बताएं तो इंटरनेट नेटवर्किंग इसका काम है, इंटरनेट पे इसको इंटरनेट चलाना इसका काम है। तो इसीलिए IPv4 के जब भी बात आएगा तो इसके अगर रेफरेंस एड्रेस की अगर हम लोग साइज की बात करें तो 32 बिट होता है, 64 बिट भी होता है। तो इसके बारे में और भी आपको चीजों को पढ़ने के लिए इसका विकिपीडिया पढ़िए ताकि इससे अच्छे से नॉलेज मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 4 की OSS यानी कि OSS का पूरा रूप क्या होता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसका नाम होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका पूरा नाम आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर, आपको पता होगा कि मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। तो मर्ज का मतलब तो ये हो गया कि एक्सेल की अगर क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पे 2-3 सेल को मिलाकर एक सेल जो बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं मर्ज करना। तो मर्ज करने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि होम पे क्लिक करेंगे, मर्ज पे जाकर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उससे मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन एक शॉर्टकट की तात्पर्य क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। तो शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा Alt HMC का, यानी कि Alt HMC इस टाइप से शॉर्टकट की बहुत कम लोग सुने होंगे या बहुत कम लोग यूज भी किए होंगे, लेकिन ये इस टाइप से शॉर्टकट की होता है और कैसे ये काम करता है इसे आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक्सेल ओपन करना होगा। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर से स्क्रीन पे हम एक्सेल ओपन कर लिए और कुछ सेल को हम सेलेक्ट भी कर लेते हैं, जैसे कि सेल को यहाँ पर से ए से लेकर एफ तक सेल को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर से देखिए कि होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से
मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। तो जैसे यहाँ पर से बोला गया था पहले अल्ट बटन प्रेस कीजिए, तो अल्ट बटन हम जैसे प्रेस करेंगे तो उससे होता क्या है ना कि अल्ट बटन प्रेस करने से जितना भी मेन्यू होता है, जैसे फाइल मेन्यू हो गया, होम मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, सब मेन्यू हाईलाइट हो जाता है। और वो मेन्यू हाईलाइट होने के बाद जैसे उसका एक कोड दे देता है, जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं H फॉर होम दे दे रहा है। तो जैसे हम H बटन प्रेस करेंगे तो होम का जितना भी रिबन है, ये इसके अंदर जितने भी टूल्स है, जितने भी ऑप्शन है, सबका एक फिर अल्फाबेटिकल या फिर एक नोमेरिकल कोड दे देता है। जैसे कि यहाँ पे नोमेरिक 1 2 3 देख रहे होंगे, 5 6 भी देख रहे होंगे, इस तरह से बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर से मर्ज एंड सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर से एम दे रहा है, तो अल्ट तो पहले प्रेस किए थे, उसके बाद एच प्रेस किए तो होम ओपन हो गया। और उसके बाद अगर मान लिया जैसे एच प्रेस करने के बाद हम एम प्रेस करेंगे तो मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। अब मर्ज के ऑप्शन में अगर हम लोग सी प्रेस कर देंगे यहाँ पर से, तो ये जो जितने भी चीजें था सेलेक्ट किए गए थे उस द्वारा क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, यानी कि वो इरेज हो जाएगा बीच का लाइनिंग, और एक सेल वो दिखाएगा जिसमें कि आप टाइटल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के इसको बनाने के लिए इसे समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए यह है कि पहले जब अल्ट आप बटन प्रेस करते हैं तो जितना भी मेन्यू होता है उसको हाईलाइट कैसे किया जाता है। तो एच से आप होम जान लीजिए, इंसर्ट जान लीजिए, और इस तरह से करके आप उस चीज को प्रैक्टिकली आप देखिए, तब फंक्शन को आप जान पाइएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहा तो आपको प्रैक्टिकल ही देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस चीज को समझ सकते हैं और उसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा तार्किक सूत्र यानी कि लॉजिकल फंक्शन नहीं है। तो इसमें फंक्शन है, तो लॉजिकल फंक्शन है के बारे में यहाँ पर से बात आ रहा है, तो एंड नाम का फंक्शन है। क्योंकि आपको लॉजिकल फंक्शन में ले जाकर दिखाते हैं कि कहां पर ये होता है। तो जैसे अगर आप एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो ऊपर में एक मेन्यू का नाम होता है फार्मूला, और जब आप फार्मूला पे क्लिक कीजिएगा एक छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बना हुआ होगा, बांटा हुआ होगा अलग अलग। तो यहाँ पर से देख सकते हैं फाइनेंशियल फार्मूला है। लॉजिकल के अंदर हम एंड का ऑप्शन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर से देखिए एंड का वाकई में ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 1 नंबर होगा कि एमएस एक्सेल में इन निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र यानी कि लॉजिकल फंक्शन है, तो ये एंड वाला फंक्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन से स्प्रेडशीट का एक सही रो एड्रेस है। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट का एक सही रो एड्रेस है। यहां पर से पूछा गया है कि रो एड्रेस के बारे में। तो जब यहां पर से रो की सही रो का एड्रेस पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। ये इसलिए होगा क्योंकि आपको हम इसे प्रैक्टिकली दिखाते हैं। क्योंकि जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस सेल पे क्लिक किए हैं तो इस सेल का यहाँ पर से नाम देख सकते हैं कि C5 दे रहा है। ये C5 इसलिए दे रहा है क्योंकि कॉलम का नाम यहाँ पर से C है और रो का नाम 5 है, यानी पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। और इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर से दिया हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पर से देखिए अगर पहले कोई भी अल्फाबेटिकल रहता उसके बाद न्यूमेरिकल रहता तब ना उस चीज का सेल का एड्रेस बनता, बट यहाँ पर उल्टा ही दिया हुआ। जैसे यहाँ पे 25 दिया हुआ है, नहीं, अगर यहाँ पर से 25 नाम का कोई भी सेल एड्रेस नहीं होता है। अगर आपको सेल एड्रेस जानना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर से कोई अल्फाबेटिकल लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब वो जाकर क्या होगा, एक सेल का एड्रेस बनेगा। और उसी प्रकार इसमें किया गया है, पहले एक अल्फाबेटिकल यानी कि पहले कॉलम का नाम उसके बाद फिर रो का नाम। उसी तरह से यहाँ पर से उसके उल्टा कर दिया गया, पहले रो का दे दिया गया कॉलम का दे दिया गया, जो कि इस प्रकार होता ही नहीं है। अब सिर्फ कॉलम का भी नाम उसमें नहीं होता, सिर्फ रो का भी नाम नहीं होता है। जब भी होता है किसी सेल के एड्रेस होता है तो कॉलम और रो का नाम मिलकर बनता है। इस पे एक आधारित पे क्वेश्चन भी बहुत पहले डिस्कस किए थे कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को मिलने पर क्या बनता है। तो रो और कॉलम पे मिलने पर एमएस एक्सेल में उसे सेल बोला जाता है। तो एक्सेल के अंदर जब रो और कॉलम मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो सेल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, सेल एड्रेस में AB12 में कॉलम का नाम क्या है। तो जैसे यहां पर से साफ लिख दिया गया है, एक सेल का नाम लिख दिया गया, उस सेल का नाम है AB12 है, और इसमें सिर्फ आपको कॉलम का नाम आपको अलग करना है। तो इसमें कॉलम का नाम सिर्फ कॉलम की अगर नाम की हम बात करें तो A और B इसमें सिर्फ क्या है, कॉलम का नाम होगा। अगर हम इसमें सिर्फ रो का नाम सेलेक्ट करना होता तो इसमें क्या होता, 12 इसमें होता। तो उसी प्रकार से इसे भी आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि यहाँ पर से अल्फाबेटिकल कोड लिखा हुआ होता है, यानी कि ABCD में असेंडिंग के मतलब लिखा हुआ होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉलम कहते हैं। और जब इसे आप इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए चलिएगा तो यहाँ पर से जब लास्ट होगा ए और मतलब जेड में लास्ट होता है कॉलम के नाम यहाँ पर से, तो जेड के बाद ए और बी स्टार्ट होता है। तो इसी में जब यहाँ पर से 12 नंबर पे आता है तो इसका नाम क्या होता है, इसी सेल का नाम जो हो जाता है
मतलब AB12 इस नाम से जाना जा रहा है, इस सेल का नाम आप यहाँ पर से सेल एड्रेस में देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ अगर कॉलम के नाम आपको सर्च करना हो तो कॉलम का नाम आप यहाँ पर से ऊपर में देख सकते हैं स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है। ए और बी ये कॉलम का नाम है और 12 जो है वो रो का नाम है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए और बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 9 की सभी वेब ब्राउजर किस प्रकार की फाइलों को पढ़ सकता है? तो HTML फाइलों को पढ़ सकता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और ये प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज का नाम है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट खोजने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F का। तो इसे भी आपको चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं MS वर्ड के अंदर। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर से MS वर्ड ओपन कर लिए हैं और इसमें हम एक फॉर्मूला के जरिए पहले तो कुछ टेक्स्ट लाते हैं और फॉर्मूला का नाम है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो इस तरह से 3 पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा और ये किसी भी तरह का वर्जन में हो सकता है, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हो, 2010 हो, 2016 हो या 2013 हो, किसी में भी काम करेगा। अब अगर आपको इसमें से जैसे कि जितने भी जगह पे हमें द लिखा हुआ है उस वर्ड को अगर हमें सर्च करना है, ढूंढना है, तो पहले तो कंट्रोल के साथ F प्रेस करना होगा। तो जैसे कंट्रोल के साथ F प्रेस किए तो यहाँ पर से देखिएगा नेविगेशन का एक मोड दे देगा और आप यहाँ पर से स्पेस मार के जैसे हम द के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो जैसे ही द हम यहाँ पर से लिखें और जितने भी जगह पे द था यानी कि THE लिखा हुआ था उस जगह को क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से आप उस चीज को सर्च कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो कैरेक्टर प्रति सेकंड के स्पीड से उसे नापा जाता है। यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर आपको स्पीड नापना हो तो CPS में नापा जाता है, यानी CPS का पूरा नाम कैरेक्टर प्रति सेकंड के स्पीड से आप उसे नाप सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 12 कि कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडो के शीघ्र पर होता है? यानी कि शीघ्र पर यहाँ पर से बोला गया है कि डिस्प्ले विंडो प्रोग्राम के शीघ्र पर यानी कि सबसे ऊपर में होता है तो टाइटल बार होता है, वो चाहे आप MS वर्ड यूज कर रहे हो या फिर एक्सेल यूज कर रहे हो। तो जैसे कि आप सबसे ऊपर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, तो ये MS वर्ड के फाइल के सबसे पहला जो यानी कि जब फाइल सेव नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट नाम उसका डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ही होता है। तो और बाकी सारी चीजें अगर आप फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद भी जो भी नाम आप रखेंगे सेव करने के दौरान वो नाम भी क्या होता है, टाइटल बार में शो करता है। टाइटल बार में 3 अलग अलग बटन भी होते हैं, जैसे मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन, उसके बाद क्लोज बटन। तो ये बटन भी होते हैं, बड़े काम का बटन होते हैं और इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है, जैसे मेरी फाइल को मिनिमाइज करने के लिए, फाइल छोटा है तो बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज और रीस्टोर, फाइल को बंद करने के लिए क्लोज बटन। इस तरह से टाइटल बार में ही 3 अलग अलग चीजें होती है और टाइटल बार का मेन रूप यह है कि उस फाइल का जो भी नाम होगा उसको शो कराना होगा, टाइटल बार में ही शो किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि MS एक्सेल में ट्रिम फार्मूला का उपयोग क्या होता है? तो ट्रिम फार्मूला का उपयोग MS एक्सेल के अंदर शब्दों के बीच एकल की एक स्पेस को छोड़कर बाकी जितने भी स्पेस है वो टेक्स्ट के बीच में उस सबको हटा देना है। तो इसके लिए अभी आपको प्रैक्टिकल देखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर से एक्सेल ओपन है और ये सेल में हम एक से हम ज्यादा स्पेस वाला नाम यहाँ पर से ऐड कर देते हैं। जैसे हम अपना नाम लिखे राहुल और एक स्पेस देने के बजाय हम यहाँ पर से 2 3 4 दे दिए, उसके बाद फिर कुमार लिखे। अब हम इस सेल में हम चाहते हैं कि इसके बीच में जो भी स्पेस ज्यादा पड़ा है वो स्पेस को हटाकर सिर्फ एक स्पेस रहे, बाकी सारे स्पेस रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले तो कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल के अंदर सबसे पहले इक्वल का प्रेस करना होता है, इक्वल टू प्रेस करना होता है। जब इक्वल टू प्रेस किए तो उसके बाद फिर यहाँ पर से ट्रिम लिखेंगे, ट्रिम लिखने के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो भी सेल है, जैसे ये सेल है तो इस सेल पे क्लिक किए फिर ब्रैकेट बंद करके हमें इंटर बटन प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सेल में गैपिंग है तो वर्ड के बीच में ज्यादा है जबकि इसमें कम है, यानी कि इसमें जितने भी ज्यादा स्पेस दिया गया था उस स्पेस को हटा देगा और बाकी एक स्पेस सिर्फ छोड़ेगा, बाकी सारे स्पेस को वो क्या करेगा, खुद से रिमूव कर देगा। तो ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है MS एक्सेल के अंदर, एक से ज्यादा स्पेस को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है MS एक्सेल के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेब सर्फिंग करते समय निम्नलिखित में से किस एक आवश्यकता नहीं होती है? तो मोजिला फायरफॉक्स की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले नंबर शुरुआती से समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, नहीं कि चालू ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक इंसान के अंदर से मतलब प्राण निकल जाए तो वो किसी काम का नहीं होता, एक खाली एक मनुष्य बस एक बॉडी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सेम उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो बस एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक बस एक सिर्फ डब्बा है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है तब वो जाकर काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूरी है। दूसरा, ब्राउजर किसे कहते हैं? तो कोई भी ब्राउजर, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है वो भी ब्राउजर का नाम है,
इंटरनेट एक्सप्लोर वो भी ब्राउजर का नाम है, यूसी ब्राउजर का नाम है, ओपेरा ब्राउजर का नाम है, गूगल क्रोम ब्राउजर का नाम है। जब इतने सारे ब्राउजर का चर्चा कर दिया गया है ब्राउजर के जरिए, तो फिर मोजिला फायरफॉक्स प्रो होने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का मतलब सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो सॉफ्टवेयर के नाम पे मोजिला फायरफॉक्स प्रो आएगा कि हाँ एक ये भी क्या है मतलब ब्राउजर का एक सॉफ्टवेयर है। बट यहाँ पर से सिर्फ ब्राउजर की चर्चा की जा रही, तो अगर मान लिया जाए कि मोजिला फायरफॉक्स प्रो नहीं रहेगा तो उसके जगह दूसरा ब्राउजर तो है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन दिया गया है। तो ब्राउजर के तात्पर्य तो एक किसी ब्राउजर का आप हम चर्चा नहीं कर सकते। ब्राउजर बहुत प्रकार के होता है, हम उससे जैसे मोजिला फायरफॉक्स प्रो के जरिए हम इंटरनेट चला सकते हैं, अपने चीजों को सर्च कर सकते हैं, गूगल क्रोम की भी जरिए कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर के भी जरिए कर सकते हैं, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, सफारी, इस टाइप से चीजों के जरिए भी हम मतलब उसे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मोजिला फायरफॉक्स हो। मोजिला फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है, यूसी ब्राउजर सॉफ्टवेयर, उसी प्रकार मोजिला फायरफॉक्स भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल मतलब सर्वर को चलाना होता है, ब्राउजर से ऑपरेट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर व्यवस्थापन में आईएसपी का पूरा रूप क्या होता है? आईएसपी का पूरा नाम जो होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो उसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक प्रोटोकॉल और डब्ल्यू के जरिए हमारे यूजर यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो ऑपरेट कर रहे होते हैं सिस्टम को या फिर कहिए कि डिवाइस को, उस तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि गूगल क्रोम में यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं तो आपको एक डैश डैश मिलता है, तो आपको मिलेगा एक नई इनकॉग्निटो विंडो। आप लोग को पता होगा कि इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त। तो चलिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम लोग करते हैं गूगल क्रोम के अंदर। तो आप यहां पर से देख सकते हैं गूगल क्रोम ओपन है और कंट्रोल प्रेस किए, शिफ्ट प्रेस किए, साथ में हम एन भी प्रेस किए, तो आप यहां पर से देख सकते हैं कि इनकॉग्निटो जो विंडो है वो ओपन हो गया। और इस विंडो का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, कारण आप जानते हैं कि एक गुप्त विंडो होती है जिसका इस्तेमाल कुछ हिडन चीजों को सर्च करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन यह है कि टाइपफेस का उपयोग डैश डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। टाइपफेस का उपयोग जो होता है, टाइपफेस का यूज जो होता है कैरेक्टर का डिजाइनिंग और उसके दिखावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि सॉरी 5 बोल रहे 18 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है? तो जब आप पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं जिसमें अभी कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, सिर्फ पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो जब उसका लेआउट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें टाइटल एंड सब टाइटल लेआउट होता है। बाकी आप अपने जरूरत के अनुसार से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पावर पॉइंट में चलते हैं, थोड़ा सा वर्ड एक्सेल तो हो गया, इंटरनेट भी हो गया, थोड़ा पावर पॉइंट भी समझते हैं। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर से सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं और ये बाय डिफॉल्ट ओपन किए हैं, अभी इसमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं किए हैं। अब हम इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे है बाय डिफॉल्ट। इसे देखिएगा कि यहाँ पर से सबसे पहले लिखा हुआ है टाइटल और दूसरा सब टाइटल। तो जब आप यहाँ पर से स्लाइड क्रिएट करने जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन में जो रहता है उसे स्लाइड मतलब टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ऊपर में टाइटल आप देख सकते हैं और दूसरा में यहाँ पर से सब टाइटल दे सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, सेट होता है और मतलब ये जब ओपन करेंगे तो खुद से ओपन होगा। लेकिन इसके जस्ट बगल में लेआउट का ऑप्शन से आप इसे बदल भी सकते हैं। तो पहला में तो यहाँ पर से सेलेक्टेड दिखा रहा है कि टाइटल स्लाइड सेलेक्ट है, लेकिन टाइटल एंड कंटेंट्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप इस पर क्लिक करना होगा, जिसमें कि आपको एक टाइटल दीजिएगा कंटेंट्स के तौर पे। आप इसमें 7 अलग अलग प्रकार के कंटेंट्स दे सकते हैं। एक तो है कि बुलेट्स या फिर नंबरिंग के जरिए आप लिखिए, दूसरा टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, स्मार्ट आर्ट ग्राफ्स बनाइए, उसके बाद फिर पिक्चर के थ्रू आप दिखा सकते हैं, क्लिप आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, कोई वीडियो इफेक्ट के जरिए आप दिखा सकते हैं। तो इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के कंटेंट्स होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है यह है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक नई रिक्त यानी कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है? तो टाइटल एंड सब टाइटल कंटेंट्स का होता है उसका बाय डिफॉल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि एमएस एक्सेल में इनमें से किस टैब के स्मार्ट आर्ट बटन होते हैं? तो इंसर्ट ऑप्शन के अंदर उसमें स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे एक्सेल यहाँ पर से ओपन किए और एक्सेल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट पे। अगर हमको शॉर्टकट की का तात्पर्य बताएं तो अल्ट प्लस एन प्रेस कीजिएगा। जब आप इसे प्रेस कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होंगे। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से स्मार्ट आर्ट का फंक्शन दिया हुआ, आप इस पे क्लिक करके जितने भी तरह की चीजें जैसे ऑल, लिस्ट, पर्पस,
सर्कल, इस टाइप से चीजों को आप क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के जरिए। उसमें शेप भी रहता है, आप शेप भी बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिडन फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए यानी कि शो करने के लिए इनमें से किस कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो इस कमांड का उपयोग किया जाएगा यानी कि 3 नंबर में जो आप देख रहे हैं dir/ah का इस्तेमाल करके आप हिडन फाइलों को प्रदर्शित कर सकते हैं यानी कि शो कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब तक कि हम डैश डैश नहीं करते तब तक सेल के लॉक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी भी वर्कशीट में सेल फॉर्मेट करते समय जब तक कि हम सेल को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। और सेल को प्रोटेक्ट किया कहां से जाता है, तो इसके देखिए बहुत सारे ऑप्शन है जहां से सेल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको 2-3 प्रकार के यहाँ पर से फंक्शन को बताते हैं। सबसे पहला नंबर आप रिव्यू मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक दोनों का ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा। दूसरा है कि फाइल पे क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको इन्फो नाम का ऑप्शन आएगा और इसमें यहाँ पर से देखिएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक आएगा जिसमें कि आप यहाँ पर से प्रोटेक्ट सीट को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर से जब अगर होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाइएगा, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट के फंक्शन से आपसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा यह है कि जिस सीट पे आप क्लिक करते हैं, जैसे 1 नंबर सीट पे काम कर रहे हैं तो उसी सीट पे राइट क्लिक कीजिए और इसमें मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से प्रोटेक्ट का ऑप्शन होगा तो उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने से फायदा यह होता है कि उस सेल के अंदर जो भी एंट्री करना है तो सबसे पहले नंबर आपसे परमिशन होगा, परमिशन मांगेगा यानी कि आप पासवर्ड बताएंगे तभी उसमें कुछ भी एंट्री किया जा सकता है या फिर पहले से जो एंट्री किया हुआ है उसे एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे चीज काम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पासवर्ड अक्सर लगा दिया करते हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में इनडायरेक्ट पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इस्तेमाल किया जाता है यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 23 की एक डैश डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। यहां पर से देखिएगा कि 4 अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए। सबसे पहला नंबर विंडो एक्सपी जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर है वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कोई एप्लीकेशन या लेटर या फिर कोई भी चीज टेक्स्ट जैसी चीजों को फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में नहीं आएगा। बाकी कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि एमएस वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडो को पूर्व निर्धारित नाम डैश डैश होता है यानी कि जब आप एमएस वर्ड 2016 या फिर 2007, 2013 और 2016 में से किसी भी वर्जन का आप यूज करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है वो विंडो 1 रहेगा। तो चलिए इसे आपको भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि कुछ देर पहले हम एमएस वर्ड का फाइल ओपन किए हैं तो यहाँ पर से टाइटल बार में माउस का मेरा कर्सर देखिएगा कि यहाँ पर से डॉक्यूमेंट 1 के नाम से यहाँ पर से सेव है। जरूरत पड़ने पर Ctrl+S हम प्रेस करते हैं सेव करने के लिए और Ctrl+S प्रेस करने के बाद सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और जहां पर फाइल को सेव करना होता है, जैसे डाउनलोड डॉक्यूमेंट में करना है तो यहाँ पर से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है, फाइल का जो भी नाम आप दीजिएगा यहाँ पर से दीजिए और उसके बाद जब आप यहाँ पर से एस बटन प्रेस कीजिएगा तो सबसे ऊपर में जो है कि उसका नाम आ जाएगा यानी कि फाइल का बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है जो पहले से निर्धारित किया हुआ रहता है सॉफ्टवेयर के जरिए वो डॉक्यूमेंट 1 रहता है। और इसी प्रकार एमएस एक्सेल के अंदर बुक 1 के नाम से रहता है, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन 1 के नाम से रहता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक शेप में शामिल नहीं है। यहाँ पर से बेसिक शेप की अगर बात किया जा रहा है तो उससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि शेप ये होता क्या है। पहले शेप के बारे में तो हम लोग जान ले, उसके बाद बेसिक शेप के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं और एमएस एक्सेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर से आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मेन्यू रहेगा। आप यहाँ पर से देखिएगा कि शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस शेप के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे प्रकार के शेप आएंगे। सबसे पहला नंबर तो रिसेंटली यूज्ड जो किया गया उस शेप के बारे में आएगा। फिर लाइन शेप आएगा जिसमें अलग अलग तरह का आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर रेक्टेंगुलर शेप है, फिर उसके बाद फिर बेसिक शेप है। तो बेसिक शेप में आप देखिएगा यहाँ पर से क्लाउड का भी ऑप्शन है, मतलब एक्रोस का भी है, अलग अलग तरह का बहुत सारे प्रकार का यहाँ पर से ऑप्शन है। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टार का फंक्शन नहीं है। स्टार के शेप के लिए आपको नीचे में यहाँ पर से स्टार एंड बैनर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी भी तरह का स्टार या किसी भी तरह का बैनर को आप यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टार क्रिएट करते हैं तो इस पर इतने पॉइंट का स्टार हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं एमएस एक्सेल में है, रिलेटेड है, तो प्रैक्टिकल है, तो हम आपको प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं उसे दिखाएं आपको करके। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन यह है कि मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण होते हैं, यानी कि कितने स्टेप होते हैं मेल मर्ज बनाने के लिए। तो अगर हम मेल मर्ज की स्टेप की बात करें तो उसमें टोटल 6 स्टेप होता है, तो इसे भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपको एमएस वर्ड ओपन करना होगा और उसमें मेलिंग नाम का एक फंक्शन होता है, यानी कि एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिएगा कि स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आएगा और जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक आपको यहाँ पर से मेल मर्ज का बनाने का तरीका दिया हुआ रहेगा और इसके ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। जरूरत के अनुसार जो ऑप्शन का यूज किया जाता है और उसके अनुसार से वो क्रिएट होता है। तो मेल मर्ज बनाने के लिए टोटल 6 स्टेप होते हैं एमएस वर्ड के अंदर और मेलिंग के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप पद में किससे संबंधित होता है। तो पेज ओरिएंटेशन से होता है और ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। तो एमएस वर्ड में जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हो तो पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिएगा कि पेज सेटअप नाम का ऑप्शन आएगा। अब इसमें मार्जिन है, ओरिएंटेशन है और साइज है। तो जब ओरिएंटेशन पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। तो पोर्ट्रेट में क्या हो रहा है कि पेज इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, इस तरह से, लेकिन जब आप लैंडस्केप करते हैं तो पेज क्या होता है उसी तरह से वो पलट जाता है। तो ये ओरिएंटेशन का यहाँ पर से खासियत है। 2 प्रकार का ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन यह है कि अभिस्थापन प्रक्रिया उपयोगिता का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो अभिस्थापन प्रक्रिया जो है पेज के मार्जिन के लिए, पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अभिस्थापन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि एमएस एक्सेल में इनमें निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। तो यहां पर से देखिएगा कि बहुत सारे फंक्शन, एंड है, नोट है, कॉनकैटिनेट है, बेस है। तो यहाँ पर से कॉनकैटिनेट जो फंक्शन देख रहे हैं वो टेक्स्ट फंक्शन है और इसका इस्तेमाल 2 अलग अलग सेल को जोड़ने के लिए, 2 अलग अलग जो नाम होते हैं, 2 अलग अलग सेल के अंदर जो नाम लिखा हुआ है उसको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हम इसमें एक सेल में हम यहाँ पर से राहुल लिख दिए और इस सेल में हम यहाँ पर से कुमार लिख देते हैं। अब हम जैसे जो भी चीजें हम यहाँ पर से लिखेंगे और हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ इस सेल में एक साथ कर दें, तो इसमें पहले इक्वल टू देना होगा, फिर CON यानी कि कौन कैटी नेट आपको लिखना होगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, फिर फर्स्ट सेल, उसके बाद फिर कॉमा देकर आप या फिर मतलब जो अलग अलग सेल है उस पर क्लिक करके इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर से देखिएगा कि दोनों सेल को एक साथ कर दिया। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू देने के बाद पहला सेल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एंड का सिंबल दीजिए शिफ्ट का साथ 7 प्रेस करके, उसके बाद दूसरा मतलब कैरेक्टर पे क्लिक कीजिए, उससे भी दोनों टेक्स्ट को आप जोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी तरह का फाइल हो, चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, तो उसमें नया अगर आपको प्रेजेंटेशन नया यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार क्रिएट करना है तो उसके लिए Ctrl+N का ही इस्तेमाल किया जाएगा।